आपका कार्यकारिणी का आपको गठन करना होगा, उसका आपका क्या आधार होगा, आप अपने लोगों को क्या किस आधार पे आप उसको चुनना पसंद करेंगे, एक इसका हम आपसे जवाब चाहेंगे। और दूसरा, जो समाज में जो महिलाएं रोजगार करती हैं, स्वरोजगार के लिए आप महिलाओं के विशेष रूप से उसके लिए आप उन्नति के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं देखती हूँ कि कौन एक्टिव है और कौन अपने समय दे रहे हैं, और कौन आने के बाद में भाई ऑटो किया और इसके पैसे लग गए और उसके वो बातें कोई नहीं करता। तो मतलब इनके पास में समय भी है, धन भी है और इच्छा भी है। ऐसा हमको थोड़ा सा अंदाजा बैक ऑफ द माइंड लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सामने से पूछते हैं कि आपके पास कितना है, आप क्या करते हैं। एक थोड़ा सा पता चलता है जब व्यक्ति काम करता है। और मेरी एक्टिव लोग चाहिए, काम करने की इच्छा वाले लोग चाहिए। हमको समाज सेवा कोई जबरदस्ती वाला खेल नहीं है। ये जब तक अपने मन से नहीं उपजता है तब तक नहीं कर सकते। तो इसलिए हर इकाई में बोल के रखा है कि ये जो मेरे पास में, जैसे वैसे तो 8 लोग हैं मतदाता उसके लिए वोटर्स, पर मेरी इसके में जो नाम है तो वोटर्स के नाम है। प्लस किसी इकाई में जो अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष जो है, वो भी हमारी वोटर लिस्ट में है या कभी कभी बाहर है। तो वो 3 महिलाएं जो वोटर लिस्ट में आई है और एक जो वहाँ की इकाई अध्यक्ष है, उनका नाम मेरे पास में आया हुआ है। भाई मैं उनको या उस जगह को या उस गांव को या उस शहर को नहीं जानती हूँ, पर हाँ उन 4 लोगों के नाम मेरे पास महासभा से आए हैं। ये प्रस्तुत करता है कि वहाँ के एक्टिव लोग हैं, तभी वो वहाँ पर कुछ ना कुछ सेवाएं तो देते रहे होंगे ना सर पिछले समय से, तभी तो आज यहाँ अध्यक्ष के रूप में है, आज वोटर्स के रूप में है। तो उन लोगों को पहले साथ में रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग होते हैं कि नहीं हम तो हमारी इकाई में काम, हमारे गांव में काम करने में खुश हैं, हम तो बाहर नहीं जा पाएंगे, या भैया मैं तो इतना सब नहीं कर सकती और कोई और। तो उनसे ही कहा है, नाम भी आप ही प्रस्तावित करेंगे, आपका नाम हो, आपकी सखी का नाम हो, आपकी कार्यकारिणी में से नाम हो, जो आपको प्रस्तावित करना है। और जो 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम जो भी वो प्रस्तावित करेंगे, उनके खुद का लिखा हुआ मुझे चाहिए कि भैया मैं काम करने के लिए इच्छुक हूँ। और आपके साथ में मैं ये नहीं कहती कि मैंने अभी जैसे कह दिया कि भैया मैं 18 घंटे देती हूँ समय, मैं नहीं कहती आप 10 घंटे, 8 घंटे या रोज का 6 घंटा दो, परंतु उनको खुद को पता होता है कि मेरे पे क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे घर में माता पिता हैं, मेरे सास ससुर हैं, मेरी नौकरी है। तो वो बताएंगे खुद ही कि भाई मैं 2 घंटे दे सकती हूँ, 3 घंटे दे सकती हूँ, 15 दिन में 2 दिन दे सकती हूँ, हफ्ते भर में, महीने भर में, जो भी उनकी खुद की कंडीशन है वो खुद बताएंगे। गाँव के लिए तो काम, देखिए मैं बताऊँ, पहले जो मैं निकली थी जब मैं मतलब ये चुनाव के प्रचार के लिए निकली थी, तब मैंने ऐसा अपने उसमें लिखा था, महिलाओं के लिए काम करूँगी, महिलाओं को घर से बाहर निकालूंगी और महिलाओं के लिए को आगे बढ़ाऊंगी। पर जब मैं चुनाव प्रचार के लिए निकली हूँ तो गांव-गांव में महिलाओं को, जैसे मैंने 10 बजे का टाइम दिया, 10 बजे बिल्कुल अप टू डेट तैयार और ऐसे फटाफट आके एकदम खड़ी हुई हैं टाइडी एकदम। तो महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, अभी महिलाएं बहुत ऊर्जावान हैं और बहुत काम करने के लिए तैयार हैं। ये समय है कि जब भी हमको उनको दिशा देनी है। ये जो मंच होते हैं, इस मंच में आपको जो समय होता है उसका बहुत उपयोग करना पड़ेगा। जो लोग काम दे सकते हैं, जो लोग अपनी योगदान बता सकते हैं, उनको मंच देना पड़ेगा, और जो लोग काम करने वाले हैं उन तक एक जरिए का काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। और बाकी बिना किसी पद के, वो तो बिना किसी पद के भी की जा सकती है, जैसा कि आपने अभी अपने उद्बोधन में कहा था कि समाज में तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। तो जब समाज में चुनाव होना ही नहीं चाहिए तो फिर आप अध्यक्ष पद के लिए क्यों खड़े हैं? समाज सेवा करने के लिए जब किसी पद की आवश्यकता तो है नहीं, समाज के बिना अध्यक्ष पद के भी समाज सेवा कर बहुत सारे कार्यरत हैं। समाज के अध्यक्ष को कोई अतिरिक्त फंड भी
नहीं मिलता है ना, ये बड़ा कोई अतिरिक्त अधिकार भी नहीं है, तो फिर आप अध्यक्ष पद पाकर समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं? ये एक बड़ा जरूरी प्रश्न है कि ये एक तरह में संस्कृति की बात करना है तो चुनाव हो रहा है। दो तीन चीज़ें हैं, थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। आप लोग अगर किसी पद पर रहते हो तो 50 साल से सेवा करेंगे, वो पद के तक भी जब सरकारी पद में थे तभी खुद सेवा करी समाज की। ये मैं आज भी कहता हूँ कि आपको समाज सेवा करने के लिए समाज के किसी पद की आवश्यकता नहीं, मन में है तो कहीं से भी सेवा हो जाए एक चीज। लेकिन समाज में रहकर समाज के कुछ कार्यों को समाज हित में और दूरदर्शी रखते हुए उनको करने के लिए आपको कई बार पद पर बैठना जरूरी है। जैसे मैं एक बार बताऊँ, वर्तमान में हमारे जितने भी आक्रोशकारी हर इकाई में जो थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा जो मत सहमत असहमति आई है वो आई हमारे संविधान से। संविधान का अब अगर आपको संशोधन करना है, आपके अनुकूल करना चाहते हैं, पूरे लोगों को साथ में जोड़कर आप करना चाहते हैं तो आपको पद का मैं बगैर पद पे रह गए मैं क्योंकि मैं पद का नहीं होना तो दो चार आदमी मत ये माना नहीं माना। लेकिन संविधान में एक बार क्यों बता दूँ, आज की तारीख में संविधान को पुख्ता सर्वसमावेशी हर शंका कुशंका का समाधानकारी, सर्वजन के लिए हितकारी, निस्वार्थ भाव से निरपेक्ष भाव से निष्पक्ष भाव से जो बनाया जाएगा वो बहुत जरूरी है, उसके लिए आगे बनना है। और ये तो और लोग भी कर सकते हैं, और अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता, अच्छी बात नहीं है, छोड़ो। एक ये मेरा भाव मैं इस काम करना चाहता हूँ। और क्या था दूसरा, जब आप समाज सेवा बिना पद के भी कर सकते हैं तो फिर अध्यक्ष पद की करेंगे। मैंने वही बताया, मैंने बगल पद के भी पिछले 35 साल 40 साल तक दिल्ली में जानते हैं कैसी कीमत पार्टियाँ करिए, है ना, और कैसे हम लोग मिलते जुलते रहे। एक ही बात कर रहे भैया, कोई अध्यक्ष का कोई काम नहीं, कोई सरकार का चुनाव नहीं है, सबको जोड़ते चलो, सबको मिलाते चलो, सब एकजुट हो जाओ, एकता बना लो, इसलिए धन्यवाद। संविधान संशोधन करके प्रत्यक्ष चुनाव करवाने के बारे में आपका क्या विचार है? जैसा मैंने अपने उद्बोधन में 2 बातें मुख्य कही थी कि आक्रोश और अपेक्षा है। ये आपका जो प्रश्न है उस आक्रोश से ही रिलेटेड है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मेरी कार्य योजना में, चूँकि पूरे भारतवर्ष में हमारी 36 इकाइयाँ हैं और 36 में गुड़ी 4 इतने वोटर्स हैं, आक्रोश का मूल कारण ये है। मेरी पहली कार्य योजना में ये है, अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि सबसे पहले प्रथम चरण में 200 परिवार और 1000 की जनसंख्या, इस पर हमने अभी 8 प्रतिनिधि समय हमारे हैं। दूसरा चरण इसका ये रहेगा कि जहाँ पर 100 घर की बस्ती है और 500 की जनसंख्या है, हम वहाँ पर 4 प्रतिनिधि दें, और जहाँ पर बिल्कुल कम संख्या है, मुझे आइए इकाइयों से ये बात आई है कि साहब हमारी इकाई में कहा दूर दूर फैले हुए घर हैं, 50 घर बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, वहाँ भी हम 2 प्रतिनिधि दे सकते हैं। प्रथम चरण में मेरी ये कार्य योजना है। इसको हम, जब आम जनता वाली बात आती है तो इस समय पूरे अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण समाज के संगठन में किसी भी तरह का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है आज की तारीख में। इसलिए हम जनता का वोटिंग इस चुनाव में नहीं करवा सकते। पहली वाली स्टेप में जिस तरह का मैंने किया है, अगर हमने 3 साल तक इस तरह का मेहनत करके वो सारी जनता तक प्रतिनिधित्व पहुंचाया, सारी इकाइयों तक पहुंचाया, तो नेक्स्ट वाला इलेक्शन जो होना है अगले 3 साल 4 साल बाद जो भी, उसमें निश्चित ही हम जनता का मत प्राप्त करके और इकाई के प्रतिनिधि बना सकते हैं और फिर वो प्रतिनिधि महासभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकते हैं। ये मेरी कार्य योजना है। मेरा ऐसा निवेदन है कि इस समय सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो संवादहीनता की और संपर्क की है। एक हमारे पास केवल महासभा अध्यक्ष है
और दूसरा केवल मंडलेश्वर में बैठी हुई छोटी सी इकाई है। दोनों के बीच में संवाद और संपर्क की कमी रही है। मेरी ऐसी योजना है कि जब ये इकाइयाँ 36 से बढ़कर के 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी भेदभाव के, तो हमारा एक ये कार्य योजना में है कि 6 या 8 इकाई पर एक मंडल का गठन किया जाए। उसके भी प्रमुख किसी नवयुवक के हाथ में दिया जाए, जिसकी फुल ऊर्जा हम महासभा के लिए भी और इकाई के लिए भी, दोनों के लिए उपयोग कर सकते हो। दोनों इंटरलिंक को, दोनों में संवाद बना रहे, तीनों जगह जनता का संवाद उस मंडल के माध्यम से महासभा तक पहुंचे, महासभा का संवाद उस मंडल के माध्यम से जनता तक पहुंचे। दूसरा बड़ी चीज, उनकी सबकी जिम्मेदारी तय की जाए, फीडबैक लिया जाए हर 3 महीने में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। मेरी कार्य योजना भी ये है कि मैंने X पर्सन को किसी मंडल का अध्यक्ष बनाया तो उसको ये जिम्मेदारी उस दिन डिक्लेयर कर दी जाएगी कि आपको 3 महीने में इसका फीडबैक देना है। आपने रुपए में रुपया नहीं, 8 आने 4 आने भी अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं तो हम आपको सादर प्रणाम करेंगे, आपको हटाएंगे नहीं। आपकी जगह किसी दूसरे एक्टिव बंधु को हम उस जगह पदस्थ करेंगे और उससे अगला काम देंगे। इस पूरी कार्य योजना में 3 साल में मैं समाज के संगठन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की मेरी कार्य योजना प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले तो युवा पीढ़ी को समाज में जोड़ने के लिए आप क्या क्या कार्य योजना है जो आपकी जिम्मेदारी भी है? बहुत धन्यवाद। अगर मैं आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में युवा अध्यक्ष जैसे दायित्व का निर्वहन करता हूँ तो सर्वप्रथम मेरा पहला और बड़ा निर्णय ये रहेगा कि जितनी इकाइयाँ हैं, जहाँ जहाँ मेरे नागरिक समाज का व्यक्ति रहता है, वो इकाई में रहता हो, वो किसी एक जिले में एक मकान भी होगा तो वहाँ तक मैं पहले पहुँचूंगा, उसको अपनी समाज से जोड़ने का काम करूँगा। आती है, आपसी मतभेद होते हैं, तो क्या चुनाव आवश्यक है? क्या और कोई हमारा ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे हम सुचारू रूप से अपनी इकाई को या अपने ब्राह्मण समाज के जो भी इसको हम चला सकते हैं? कृपया उन्हें अपने प्रश्न का जवाब दें। चुनाव आवश्यक नहीं है, इसका औचित्य मैं समझता हूँ। पिछले 3 चुनावों से, खंडवा परम आदरणीय राजेंद्र डोंगरे साहब के समय से और पिछले 2 चुनावों से श्री सुभाष महोदय जी के समय से ही चुनाव प्रचलित में आया है। इसके पूर्व तक ऐसे ही होता था, सर्वानुमति बनती थी, बड़े वरिष्ठ लोग बैठते थे, किसी एक नाम पर सहमति बन जाया करती थी। उसकी मुख्य वजह ये समझ में आती है कि उन दिनों में समाज का इकाइयों का इतना बड़ा विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। मैं हमारे सारे पूर्वजों को श्रद्धा से नमन करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने श्रद्धेय कालीचरण ठकरगाय साहब, रामनाथ जी बिल्लोरे वकील साहब, डॉक्टर डोंगरे साहब, सारे महासभा अध्यक्षों के साथ में हम बच्चे छोटे हुआ करते थे, उनकी सेवा में टाटपट्टी पलक बिछाते थे, लेकिन उनके द्वारा ये चीज़ हम सुनते रहते थे कि देखो भैया, समाज में जितना ज़्यादा विकेंद्रीकरण होगा, समाज में जितना ज़्यादा विकेंद्रीकरण होगा उसमें उतना ज़्यादा फसाद होने लगेगा। और इसलिए उस समय में मुश्किल से 8-10 इकाइयाँ हुआ करती थी और वो आपस में इधर उधर समन्वय हो जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप पर हम ये देखते हैं कि व्हाट्सएप पर ही इतना बड़ा लोकतंत्र आ गया है कि किसी भी बड़े से बड़े वरिष्ठ को लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर इतना जलील कर देते हैं कि किसी का सम्मान करना, किसी की बात मानना, किसी वरिष्ठ की इज्जत करना, ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई साहब। अब आपको साफ सुथरा आदमी लाने के लिए प्रतिबद्धता और कटिबद्धता से आने वाले व्यक्ति ही समाज को वो संकल्प पूरा कर सकता है जो समाज की समय आवश्यकता होती है। कटुता वाली कोई बात नहीं है, हम सबके बीच में बराबर प्रॉपर संवाद है। और यदि मान लीजिए जिसका भी आशीर्वाद मिले, जो भी महासभा अध्यक्ष बने, लेकिन हमारे संबंधों में किसी तरह की कटुता नहीं आएगी, ये मैं संकल्प व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
खड़े लेंगे, आप ना वरिष्ठ हैं, वो महासभा में खुलकर अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? आपके पास उसकी क्या कार्य योजना है? ये उम्र सैंडविच उम्र बोलते हैं इसको, सैंडविच है जी। ये सैंडविच एज जो होती है, न बच्चों में आते हैं न बूढ़ों में आते हैं। लेकिन एक बात बता दूँ, समाज अगर टिका है तो बस आपकी उम्र के लोगों के दम पर टिका है। आपके पास अतीत का अनुभव है, ऊर्जा का पूरा सामर्थ्य है, और आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आपसे बड़ी लोग तैयार हैं। आपकी उपयोगिता, आप निश्चित भागीदारी करें। हर दृष्टिकोण से आपकी भागीदारी ही सर्वोच्च होनी चाहिए। मेरी अगर बात बनती है, मैंने एक जगह और कहा था कि युवा पीढ़ी का नेतृत्व की पौध तैयार करना हम बड़ी लोगों की कर्तव्य है। हम जब तक नेतृत्व को ऊपर नहीं उठाएंगे तो वैक्यूम आ जाएगा। आप उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। निश्चित रूप से हर फील्ड में, हर नेतृत्व की आपकी भी एक सोच है, आपका भी एक अनुभव है। नेतृत्व के हर चरण में आपका योगदान अनिवार्य है समाज में। मैं अगर अवसर होता है तो अनुभवी लोगों के साथ साथ सर्वोच्च प्राथमिकता आप जैसे उम्र वाले लोगों को दूंगा। धन्यवाद। ये गणेश भारद्वाज जी का प्रश्न है, अध्यक्ष बनने के बाद आपकी क्या आर्थिक योजना होगी और उस आर्थिक योजना का क्रियान्वयन आप कैसे करेंगे? आपसे निवेदन किया है, जिस तरह से इकाइयों के विस्तार की योजना है, 200 परिवार या 1000 की जनसंख्या, इस तरह से जब विस्तारित इकाइयां बनेंगी 50, 60, 70, वित्तीय व्यवस्था में सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि हर इकाई में, हर परिवार में, हर सदस्य को 50 रुपये का महासभा का एक सदस्य निश्चित बनाया जाए। उसमें 50% या 60-40 या 50-50 या जैसा भी रेशो तय हो जाए महासभा में, वो राशि इकाई के पास रहे, शेष राशि महासभा के पास रहे। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी जनसंख्या को हम 3 लाख मान लें अंदाज से, और उसके गुणित 50 कर दें, 5-50 हज़ार छूट जाए उसमें, तब भी मैं समझता हूँ कि एक सम्मानित निधि इकाई के पास भी होगी और महासभा के पास भी होगी, और उसको महासभा में मतदान की पात्रता भी होगी 18 साल और 18 साल से ऊपर होगा। ये प्रश्न मेरा ही है। इसके अंदर जो आप बता रहे हैं कि एक तो आपके कार्यकाल का आपने कर दिया, अगला जो आएगा क्या शर्मा जी का कहना है, तो वो भी तो कहेगा कि भाई ठीक है मेरे लिए भी मतलब ये बढ़ाया जाए, तो वो भी 3 साल बाद क्या लेगा? देखिए, यदि हम कोई भी प्रस्ताव पारित करेंगे तो किसी व्यक्ति से या कार्यकारिणी से या बड़े लोगों के बीच बैठ करके नहीं करेंगे। बड़ी स्पष्ट कार्य योजना है। समाज का कोई भी प्रस्ताव होगा महासभा के खुले अधिवेशन में जनता के बीच प्रस्तुत किया गया। जिसको महासभा स्वीकृति जनता देगी वही प्रस्ताव केवल महासभा में लागू होगा, चाहे वो संविधान का निर्माण हो, चाहे वो सदस्यता का शुल्क हो। जो प्रस्ताव विचारार्थ आएंगे वो अब कार्यकारिणी में बैठकों में हस्ताक्षर करवा के पारित नहीं होंगे। मैं संविधान समिति में एक सदस्य था पिछली। आज जो महिलाओं को 2 वोट और युवाओं को 2 वोट मिले हैं, ये मेरा प्रस्ताव था। मैंने कहा नॉमिनेशन ने समाज में एक बगावत खड़ी की है, पुरुष और महिलाओं के बीच, महिला और महिलाओं के बीच, युवा और युवाओं के बीच। निवेदन करूं, मेरी बात पर अन्यथा न लें। पिछले 10 सालों से 10 सालों में दोनों बार महासभा इंदौर इकाई से बोल रहा हूं मैं, कोई अन्यथा न ले। महासभा इंदौर की, चाहे निर्वाचन चाहे मनोनयन जैसा भी हुआ, महिला महासभा अध्यक्ष इंदौर की पसंद, और आगे आने वाले चुनाव में तीनों उम्मीदवार इंदौर की पसंद है।
35 इकाइयां बाकी है साहब हिंदुस्तान में। नहीं, इंदौर को छोड़ दीजिए, इंदौर छोड़ दीजिए। 2 बार हो गया, तीसरी बार के लिए भी तैयार, चौथी बार के लिए भी। अगले 10 साल में अगर इंदौर की इकाई रहेगी तो बाकी की 35 इकाइयों ने क्या करना है? मेरा ये निवेदन है। इसलिए हमको 50 रुपए की सदस्यता इसलिए हमें हार करनी होगी, आप सबको अन्यथा न ले मेरी बात को। जब श्री राम मंदिर निर्माण की योजना शुरू हुई जन्मभूमि पर, और जब समर्पण निधि एकत्रित करने का अवसर आया, तो एक एक घर एक एक कार्यकर्ता गया है, और किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर के वीडियो देखे हमने कि उसके बाद 50 रुपए का नोट है या 100 रुपए का नोट है, उसको सहर्ष उन्होंने कबूल किया है। और बाकी के 900 रुपए कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से मिला के उस गरीब की ओर से एक ईंट का दाम वहां पर अयोध्या राम मंदिर में निर्माण दिया है। मेरा निवेदन यह है कि समाज का एक एक व्यक्ति अगर 50 रुपए मात्र की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसको समझ में आती है कि मैं नामदेव ब्राह्मण समाज का अखिल भारतीय महासभा का सदस्य हूं। निवेदन यह है, मुझे यह प्रश्न किया गया कि 50 रुपए अगर गरीब परिवार के पास नहीं, उसके 10 मेंबर हैं, 500 रुपए कहां से लाएगा? निवेदन ये करूं, एक तो ईश्वर की कृपा ऐसी कि शायद गिने चुने परिवार रहेगा जिनमें 10 मेंबर हों, भी 4 या 5 मेंबर जाए वो बहुत भाग्यशाली है। ज्यादातर तब सिंगल ही रह गए, पति पत्नी। फिर भी हमारा ये कहना है कि हम जिस इकाई में कनेक्ट होंगे, हमारे उस इकाई अध्यक्ष का ये कर्तव्य होगा कि अगर 10 सदस्य हो वो पैसे 500 नहीं जमा कर सकता तो हमारा इकाई अध्यक्ष उसको जमा करेगा। अगर वो भी उसमें असमर्थ होगा तो महासभा उसकी व्यवस्था करेगी, और वो भी अगर उसमें नकारा कर देगी कि नहीं तो मैं बैठा हूं जिम्मेदार, मैं उसकी सदस्यता ग्रहण करूंगा। संघर्ष करता हूं। धन्यवाद बड़े जी, धन्यवाद बड़े जी। इसी उन्नति तो एक तो समाज की इकाई की और एक व्यक्तिगत, ठीक है। व्यक्तिगत के लिए बात करते हैं, समाज की उन्नति के लिए मैंने बताया क्या जब हम लाखों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करके भवन बना सकते हैं तो उन्हीं उसी प्रकार के एक सिंपल सा 4 कमरे का मकान इंदौर में 15,000 रुपये मिल जाता है, गांव में हर इकाई में मिल जाएगा। आपको उस इकाई की रेवेन्यू जनरेट करना है, अगर आय का साधन बनाना है तो नर्मदा विद्या मंदिर हर इकाई में बना, भवन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और आपकी पूंजी तो है। और अगर छुट्टियों के दिनों में आप शादी ब्याह करो तो वो भी करो, मल्टीपर्पज होते हैं। विद्या मंदिर के बारे में आप क्या मैंने अपने उद्बोधन में भी बोला था कि अपने पास समाज की आर्थिक प्रगति, आर्थिक उन्नति 2 तरह से होगी। एक तो व्यक्तिगत, सब आदमी इतना पैसा कमा लेंगे, समाज ऑटोमेटिक पैसे वाला हो जाएगा। दूसरा, समाज की सामूहिक उन्नति, संस्थागत उन्नति, उसके लिए प्रत्येक इकाई में मैंने पहले भी बताया था कि जो हमने लाखों करोड़ रुपए के भवन बना रखे हैं, उन भवनों में न भी बना उसको विवाद में मत लाओ। आप तो सिंपल से 10-15 हज़ार रुपए में किराए के मकान मिल जाते हैं, नर्मदा विद्या मंदिर रजिस्टर्ड कराओ, वो जिस इकाई में बनेगी उसी इकाई के लोग उसके करता धरता, बाहर का कोई नहीं, और उस स्कूल को आगे बढ़ाओ, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, कम से कम नित्य धनागम होगा। पहले दिन आप पैसे वाले नहीं बनोगे, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद आपकी स्कूल उसी इलाके की सबसे बड़ी स्कूल बन जाए। तो एक तो आर्थिक उन्नति का तरीका ये होगा। व्यक्तिगत उन्नति का तरीका मैंने बताया कि हमारे युवाओं को हमको अधिक से अधिक व्यवसायोन्मुखी बनाना है। अब व्यवसाय बनाना तो क्या करेगा, हमको नॉलेज ही नहीं है। मैंने अधिकांश जगह कई जगह ये चर्चा की है, बच्चों को या युवाओं को भी नॉलेज नहीं है। सर एक निवेदन था कि समाज की जो आपने ये जो संस्थाएं बताई कि अपन बनाए, समाज की ऐसी बहुत सारे सुसुप्त कई संस्थाएं हैं जो पड़ी हुई हैं, क्या उनको एक्टिवेट किया जा सकता है? बिल्कुल। ये प्रश्न जो है मेरा नहीं है, कि सुनील शर्मा पुलिस वाले जो हैं ककरगांव साहब, उन्होंने इस समय में एक मिनट सर, बिल्कुल वाजिब है। अगर ऐसी संस्था है, अगर सुषुप्त है और अगर वो रजिस्टर्ड है, हम तो मिलजुल कर प्रयास करेंगे कि भैया तो आप ही को पकड़ूंगा मैं, चलो अपन को कहाँ चलना है, अपने को इसमें क्या बात आ रही है, क्यों लुप्त तो होगी, कहाँ दिक्कत आ रही है, किसी के हाथ जोड़ेंगे, किसी से
चाव से मनाएंगे। और जो मृतप्राय संस्थाएं हैं उनको जीवित करना ही चाहिए। क्रियान्वयन आप लोग क्रियान्वयन अगर करेंगे और एथेंटिक करेंगे तो वो शायद जीवित हो जाए। मैं एक चीज बता दूं, जिनको हमने पहले जिंदा किया था, करोड़ों रुपए, हजारों रुपए उसमें जमा किया था, वो संस्थाएं लुप्त हो चुकी है और उन संस्थाओं का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो क्या हम उनको पुनर्जीवित कर सकते हैं और उसके पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न। अध्यक्ष बनने के बाद में आप उसको कैसे क्रियान्वयन करेंगे ये चाहिए, जबकि उनका फंड अभी है उस है। निवेदन ये है, कहीं रजिस्ट्रेशन का, कहीं रिकॉर्ड का, अमाउंट का, पासबुक का न महासभा में डिक्लेरेशन है, न कहीं रिकॉर्ड उपलब्ध है। 1994 के बाद में 2000 में भोपाल में सम्मेलन हुआ, माननीय पीसी भाई साहब वहां पर महासभा अध्यक्ष बने। मंडलेश्वर में इसके पूर्व सम्मेलन हुआ था, वहां का पूरा रिकॉर्ड, वहां की पासबुक बैंक की 2 जिम्मेदार हाथों में मंडलेश्वर में आमंत्रित करके हमने भोजन करा के उनके सुपुर्द किए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसकी जीवित पासबुक 2-4 हजार रुपए थे, ज्यादा नहीं थे। वो रिकॉर्ड, वो पूरा 7 साल के कार्यकाल का डॉक्टर डोंगरे साहब का रिकॉर्ड एक पेटी में बंद करके भोपाल से 2 प्रतिनिधि मंडलेश्वर आए। हमारे उस समय के कार्यालय सचिव श्री भवन शंकर उपाध्याय जी, उनके घर बैठे, भोजन हुआ और उनको वो चाय दिया। यदि महासभा की पासबुक नहीं मिल सकती है तो ये जो निर्जीव हो चुकी संस्था है, देखिए साहब, बहुत मवाद है, बड़े बड़े नासूर हो गए। मेरा ये निवेदन है कि जब तक ये चीजें जनता के बीच नहीं जाएंगी और जनता इसका फैसला नहीं करेगी, मैं, आप या भाई साहब या कोई भी महासभा अध्यक्ष बनकर के इसका निराकरण नहीं कर सकता। बड़ी स्पष्ट बात है। सर, आपको ये नासूरी तो खत्म करना है, आपको अध्यक्ष बना के। मेरा क्या निवेदन है कि ये चीज हमको जनता के बीच ले जानी चाहिए और जनता इसका फैसला निराकरण करेगी तो ही हम इसका निराकरण कर सकते हैं। कारण कई समस्या कहाँ नहीं है, हर घर में इतनी समस्याएं और इतनी अपेक्षाएं हैं कि भाई साहब, महासभा अध्यक्ष चिट्ठी लिखे उसको पालन करने वाला तो कोई नहीं है। अपेक्षा पाल के कहाँ जाएंगे, समस्या का निदान कैसे होगा? आप महासभा को इतनी ताकतवर बनाएं। मैंने आपको लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर किया था कि महासभा कैसी हो और महासभा अध्यक्ष का पद कैसा हो, व्यक्ति नहीं पद। जब तक ये गुरु तुल्य नहीं हो जाता है, महासभा गुरु गादी का रूप में ग्रहण कर लेती है। व्यक्ति जो भी महासभा अध्यक्ष के पद पे बैठे, वो अगर उस महानता के साथ अपना पद नहीं निभाता है तो आप महासभा से किसी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको जनता के बीच उसको ले जाना पड़ेगा, जनता का विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, उसमें जनता के एक व्यक्ति की भागीदारी होगी, तभी आप महासभा की महत्ता को स्थापित कर सकते हैं। और मैं ऐसा करने के लिए संकल्पित हूँ। अगर आपका प्रश्न समाप्त हो गया हो, जी धन्यवाद। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। एक ऊर्जा का संचार हमारे बीच हुआ। हमारे बीच मेरे बड़े भाई जयंत चौरे जी आदरणीय, मैं दादा को प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं के परिचितों पर चलकर मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ और 2 विषयों को लेकर आपके बीच अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझे मौका दिया गया कि मैं अपनी बात रखूँ। प्रथम बात में मेरा ये, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ इस बार समाज में एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, जिसको लेकर आप सभी संशय करते रहते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर युवा महासभा कोई अध्यक्ष बने तो वो मेरी बहन बने, भगिनी बने। मेरा ये उद्देश्य है दादा, इसको लेकर मैं समाज में अग्रसर हुआ हूँ। दूसरा उद्देश्य, कई इकाइयों में देखा है स्वरोजगार को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्य करना चाहता हूँ, जहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्य नारवली ब्राह्मण समाज कर सकता है, नारवली युवा कर सकता है। और हमारा युवा
अभी राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा सकता है। तो इसको लेकर मैं आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में कार्य करना चाहता हूँ। भाई ये मेरे 3 विषय थे। पहला विषय ये था कि जो नेक्स्ट युवा अध्यक्ष बने वो मेरी कोई बहन बने, ताकि हमारे बीच बहनों का भी भागीदारिता बढ़े। दूसरा विषय स्वरोजगार को लेकर है। तीसरा विषय स्किल डेवलपमेंट को लेकर है। बहुत बहुत धन्यवाद।